तो आज हम 8th जनरेशन है एंड इसको 166 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे इस साल। तो आज की तारीख में हम लोग ऐसे रिटेलर हैं, बहुत कम हैं ऑल ओवर कंट्री में। मेरे यहाँ खाली रॉ मटेरियल आता है, चाहे वो हीरा हो चाहे वो सोना हो, और फिनिश प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर तक के प्रोवाइड करते हैं। Hi everyone, welcome on another episode of Shane Awad. Today we have with us the owners of Jugal Kishore Jewellers. I don't think they require any introduction. हमारे शहर लखनऊ में जुगल किशोर ज्वेलर्स को हर कोई जानता है। तो राघव जी ये बताइए कि जुगल किशोर ज्वेलर्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई और कब हुई? कि अभी तक हमारे पास जो रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो 1857 के हैं। वहाँ से मतलब यहाँ से हमको ट्रेस है कि हमारा जो है ना ये बिज़नेस चल रहा था। अगर सिर्फ वहाँ से डेट करें तो आज हम 8th जनरेशन है एंड इसको 166 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे इस साल। उस समय और अब में क्या फ़र्क आ गया? डिज़ाइनों का अंतर आ गया। हाँ। उस समय 24 कैरेट का हाँ। सोने का जेवर का ज़्यादा रिवाज था, तो भारी भारी बन के थे। हाँ। अब वो डिज़ाइनें हल्की होने लगी, हाँ। स्टाइलिश होने लगी, तो 22 कैरेट में चलने लगा। अच्छा, जो काम करने का ढंग था तब वो सब बदल गया। किस पहले तरह? हैंड के कांटे हुआ करते थे, अच्छा। तौलने के लिए बार बार पंखा बंद करना पड़ता था, अच्छा। क्योंकि तौल हिलते थे वो, हाँ हाँ। उसको बैलेंस करने के लिए। अच्छा। मैं बीच में अपनी ग्रेजुएशन करते हुए मैं यूरोप गया था घूमने। ओके। तो मैं वहाँ बड़े बड़े स्टोर्स में देखता था, इतना स्टॉक लगा हुआ है और 4-4 6-6 लोग काम कर रहे हैं। ये इनका मैकेनिज्म कैसे चलता है, लोग कैसे अपना वो करते हैं। फिर वहीं पर मैंने देखा था कि वो वेइंग बैलेंसेस इलेक्ट्रॉनिक आए हुए थे। अच्छा। क्योंकि हम लोगों को पापा के टाइम में तो हाथ से यूँ करा जाता था, तराजू वाला। फिर हम लोगों के टाइम में फिजिकल वो वेइंग बैलेंस आया जो कॉलेज में हम लोग लैब में करते थे केमिकल में। हाँ, हाँ, तो उससे बंद करके करने लगे, लेकिन हाथ का था तो बहुत टाइम लगता था। अच्छा, वेरिएशन भी 10-50 मिली 100 मिली का होता था, तो उसमें भी लॉसेस थे। एक्यूरेट। हाँ। वहाँ पे हमने, और हर सामान के ऊपर टैग भी नहीं बांध सकते थे कि रोज़ बनता रोज़, उसके लिए मैन पावर बहुत चाहिए थी। तो सबसे पहले हमने वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, स्विट्जरलैंड में ही था मैं, तो स्विट्जरलैंड की कंपनी मेटलर होती थी, तो वहाँ से उसका प्रोसेस समझ के फिर सिंगापुर से इंपोर्ट किया। इतने हम 16 साल की उम्र से बैठ रहे हैं दुकान। अच्छा, तो आपने क्या, जैसे अपने फादर से क्या सीखा उसमें, जो दो फादर से अगर सबसे बड़ी लर्निंग? बातचीत करना, ग्राहक को संतुष्ट करना, ग्राहक को राजी करना, हाँ। कि ग्राहक की समझ में आ जाए। हाँ। वो गलत सही जो भी कहे उसको हमको सही समझाना, यही सब संतुष्ट करना काम था हमें। हाँ जी। तो ग्राहक सब ऐसे मतलब जान पहचान वाले होते थे और वो आते सब थे? एक से एक सिलसिले पर चलते रहते थे। हाँ। एक आता था, उनकी जगह 2 और आते थे। हाँ। उनके संग और 4 आते थे। हाँ। पूरे मोहल्ले के मोहल्ले आने लगे। अच्छा। इस तरीके से होता था। और ये कहाँ से शुरू हुआ था, जैसे कौन सी दुकान या कहाँ, कौन से एरिया? फर्स्ट जो हम लोगों को पता है वो चौक सराफे में जो है ना हम लोगों की हुआ करती थी, जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने शुरू करी थी। ओके। कई साल वहाँ पे हुआ, देन इन द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 30-40 ईयर्स जो है वो अमीनाबाद में जो है ना शिफ्ट हुआ। हाँ। अमीनाबाद में पहले बताशे वाली गली में थी, फिर झंडे वाला पार्क में आई, अच्छा। वहाँ से फिर जो है ना हजरतगंज बना, फिर हाँ। सो एंड सो फोर्थ जो है ना हाँ। वो बढ़ते गए। आज परिवार में कंबाइंड हमारे जो है ना 11 स्टोर्स हैं, और ऑटोमोबाइल्स में हम लोग, रियल एस्टेट में है, हेवी मेटल कास्टिंग में है, कई सारी इंडस्ट्रीज़ में भी जो है एक्सपैंड किया था। और ऐसी ही कोई मेमोरी जो आपको मिली हो कि ये बहुत पुराना है हमारा बिजनेस, ऐसा कोई? ये पर्सनली मेरे साथ हुआ था। हाँ। 2-3 साल पहले की बात है। दिस लेडी जो आई, वो मेरे ख्याल से अपने जो है ना मिड 90s में उनकी जो है ना उम्र जो होगी, एंड एक उन्होंने ऐसे बाजूबंद पहले पहना जाता था, तो 2 बाजूबंद उन्होंने रखे, और वो पर्चा जो है ना मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के हाथ का था। मतलब मेरे लिए तो वो मेरी लेगेसी का जो है ना, मतलब प्रोवेनेंस के जो है ना मेरे पेपर्स थे वो, एक तरीके से कि जो है ना 5 जनरेशन का तो प्रोवेनेंस वहाँ पे कंप्लीट हो रहा था। फैमिली ज्वेलर का कॉन्सेप्ट आया ही ऐसे कि जो है ना कि जब तक ज्वेलरी आपके पास रहती है तब तक कि जिस पर्टिकुलर ज्वेलर से आपने लिया ना उससे रिश्ता जुड़ा रहता है। 2 से 3 जनरेशन वाला तो अब हो गया है ना कि वो, हाँ इतना तो होता ही जिनको मैं पर्सनली देखते आ रहा हूँ, लेकिन जो वो 4 और 5वीं जनरेशन तक जाता है तो बहुत रेयर होता है। एंड ऐसे मौके आई एम लकी मुझे मिला। आगे भी मैं चाहूँगा कि ऐसा कोई ना कोई शख्स से टकराऊं जरूर। 3-4 जनरेशन पुराना होगा, बट 8 जनरेशंस तो बहुत ही लंबा समय हो गया। जी, लंबा समय तो हो गया। आपने फैमिली बिजनेस क्यों ज्वाइन किया? व्हाट ब्रॉट यू बैक इनटू योर फैमिली बिजनेस?
एक्चुअली मैंने फैमिली बिजनेस कभी छोड़ा ही नहीं था हमारे यहाँ, तो मतलब मेरे लिए तो डे वन से क्लियर था। अगर हम ऐसे देखें तो माय ग्रैंडफादर हैज़ बीन ट्रेनिंग मी सिंस आई वाज 13 इयर्स ओल्ड। ओके। तो चांदी कैसे गलती है, कैसे पकती है, सोना कैसे गलता है, ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब दिस वाज नथिंग न्यू। मतलब ये देख देख करके बड़े होने से क्या है ना कि आपकी ट्रेनिंग शुरुआत से हो रही है। हाँ। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मल एजुकेशन जो है, आपको जिस फील्ड में आपकी रुचि है वो करना ज़रूरी है। हमने पहले लॉ करा, फिर मैंने जेमोलॉजी करी, फिर मैंने जो है ना मैनेजमेंट में भी जो है ना अपना मास्टर्स किया। बट ऑल इन ऑल समझ में ये आया कि हमारी जो पढ़ाई, जो ये इनफॉर्मल एजुकेशन है, वो बिज़नेस है। हम्म। एंड ये करने से ही आता है। ये मतलब किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जा कर के नहीं सीख सकते। और एक वो आप क्या कहोगे जो एक इतना बड़ा नाम है और जो लेगेसी है, देखिए, उसको लेगेसी तो बढ़ाना? है ही है। आपको जो है ना लेगेसी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी। मतलब आप सिर्फ एक चीज़ आप नहीं चाह सकते। हाँ। हमारे पापा ने डे वन से क्लियर कर दिया था कि अगर आपको जो है ना ये सारी सुविधाएं चाहिए तो उसके लिए समय भी देना जो है ना वो ज़रूरी रहेगा। आपके शुरुआती सालों में जब ये चीज़ क्लियर रहती है ना, तो आपके लिए भी जो है ना एक सेंस ऑफ ओनरशिप एंड जो है ना मतलब एंटाइटलमेंट की जगह सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाता है, हाँ। जिससे काफ़ी फ़ायदा ही रहता है। हाँ, देखिए, financial- फैमिली बिजनेस से ज़्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट जो है ना कोई सा नहीं है। आप 4 साल किसी और कॉलेज में जो है ना वो पढ़ाई की मास्टर्स करने की जगह जो है ना, अगर आप 4 साल अपने परिवार में रहते हाँ, तो आपसे बड़ा ज्ञानी तो उस बिज़नेस का कोई होगा नहीं। सही बात है। तो ये तो कोई और सिखा नहीं सकता। और जो फादर्स और ग्रैंडफादर्स सिखा देंगे वो कहीं देखिए, कोई कुछ ना कुछ तो सही हो रहा था। हम्म, एंड मेरे मैनेजमेंट के जो डीन जो थे मिस्टर हम्म। परिमल मर्चेंट, उन्होंने इंडक्शन के दिन हमसे कहा था कि हम आपको कुछ भी ऐसा नया नहीं सिखा सकते हैं जो आपके ग्रैंडफादर या अंकल या फादर ने ना बताया। सही बात है। तो जब एक ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है और अगर हमारे पास 165 साल का एक इंस्टीट्यूट है, तो उसकी रिसर्च करना, थीसिस करना इज़ बेटर रादर देन लर्निंग कि यूएस में क्या हुआ या यूके में क्या हुआ। हाँ। क्योंकि हमको ये भी देखना है ना कि इंडियन सब कॉन्टेक्स्ट में जो है हम्म। क्या चीज़ ज़रूरी है। बिल्कुल। जो एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैं देखता हूँ कि हमारी जनरेशन में ज़्यादातर लोगों को 30 के बाद हिंदी की गिनती नहीं आती है। बिल्कुल। और जब हमको काम कराना होता है हाँ। तो मेरे आसपास के जो लोग हैं ना वो हिंदी समझते हैं। हम्म, अगर मुझे 68 और 39 का अंतर नहीं पता है तो हम अपने बिजनेस को ही नहीं रन कर पाते। सही बात है। अब जो अपकमिंग लोग हैं जो अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम्म, अपने फैमिली बिजनेस को भी जो है ना एक इंस्टीट्यूट की तरह लें। बहुत बार क्या होता है ना, लोगों का ग्लैमर के सामने जो है ना अपना बिजनेस जो है ना वो छोटा लगने लगता है। हम्म, वो 9 to 5 जॉब ज्वाइन करने के बाद, वो ग्लास की दीवारों में पहुंचने के बाद फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये इससे बेहतर तो जो है ना हमारे पापा ही लोग थे, वो कम से कम अपनी मर्ज़ी के मालिक तो थे। सही बात। पहले गर्मियों की छुट्टी में हम लोग शौक में दुकान आते थे अच्छा। और दोपहर का टाइम सब वहीं पे बीतता था। तो खेल खेल में ही हम लोग सब काम सीख गए। तो अच्छा, पहले का जो हम लोगों का चैलेंज था, जब हम लोग बिजनेस में दुकान आते थे तो बहुत रश होता था। अच्छा। तो उसी में काम से, पापा से, चाचा से और जो हम लोग के सीनियर बुजुर्ग स्टाफ हुआ करते थे, हम्म, वो लोग हम लोगों के टीचर हुआ करते थे। उन लोगों को इतनी अथॉरिटी थी कि वो सिखाते भी थे और डांटते भी थे। हाँ। तो बड़ा पारिवारिक माहौल में एक दूसरे को देख के सीख गए। हाँ। एक जो गलतियां करते थे तो पीछे जो बड़े खड़े होते थे वो उसको सुधार देते थे। हाँ। कस्टमर से हम लोग बात करते थे, बात करते करते अगर कुछ गलत भी बोल दिया तो कस्टमर्स का भी सपोर्ट रहता था कि बच्चे हैं, चलो ठीक है। हम्म, एटलीस्ट हम लोगों को सोना चांदी नगीना पकड़ना आ गया, रुपए गिनना सीखना आ गया, हाँ। कैसे रखते हैं कैसे उठाते हैं वो आ गया। हम्म, तो जो एक एज खेलने की थी तो हम हम्म। लोग का गुड्डा गुड़िया और गेम्स यही होते थे। हम्म, तो इंटर तक के तो हम लोगों ने प्रॉपर क्लासेस करी। हम्म, जब यूनिवर्सिटी में आए तो यूनिवर्सिटी में क्लासेस 2 बजे 1:30 बजे हो गई। हम्म, तब तक के हम लोग की एक जगह दुकान में रिक्वायरमेंट बन गई थी। हाँ। तो हम लोग शॉप पे भी जाते रहते थे। ज्वेलरी का बिजनेस चूँकि प्रीशियस आइटम थे, हम्म, तो ऐसा माइंडसेट था कि घर के लोगों का होना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो उस समय के हिसाब से आपको चुनौतियाँ क्या फेस उस करनी समय के पड़ी? हिसाब से चुनौतियाँ ये थी कि हम लोगों को अपने सामान को इतनी भीड़ में दिखाना, संभालना, उसकी इन्वेंट्री कैसे हाँ। करें, क्या करें। हाँ। चूँकि हम लोग कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, तो उसके बाद एक तरीका आया स्टॉक इन्वेंट्री की कंट्रोलिंग कैसे करें। तो मैंने सारे एक-एक आइटम के ऊपर टैग लगाना शुरू किए वेट के, कि कस्टमर को एटलीस्ट बताना है तो तुरंत देख के बता दिया। ये नहीं कि हर चीज़ तौल रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम्म, अब कस्टमर ने 10 चीज़ें देखी, 10 बार तौल के बता रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर तौल रहे हैं। हाँ। तो
एक आदमी को बहुत टाइम लगता था कस्टमर एक वो प्रोसेस हाँ। पूरा आपने सेट किया तो उसका। फिर उससे जब पूरा ये हमारा टैगिंग हो गया, बिल्कुल। तब मैंने एक रजिस्टर बनाया मैनुअल। उस समय कंप्यूटर्स तो होते नहीं थे और हम लोग कंप्यूटर पढ़े भी नहीं थे उस समय। तो मैंने मैनुअल रजिस्टर बनाया कॉलम वाइज, तो उसमें इन्वेंट्री बनाई बाई हेड। तो एटलीस्ट मेरे पास ये रिकॉर्ड आ गया कि आपके पास इतना स्टॉक है। ओके। तो एक जगह बैकअप में मेरी कंट्रोलिंग होने लगी। फिर मेरे पास ये चैलेंज आया कि अब मेरी चीज़ें डिज़ाइनें जो मैंने ये बनाई ये बिक गई, अब मेरे को फिर से बनाना है। अब मैं उससे कह रहा हूँ ये बनाओ वो बनाओ, वो समझ नहीं पा रहा है, हाथ से कर रहे हैं। तो उसी समय ज़ेरॉक्स मशीन का चलन आया था। अच्छा। जो फोटो कॉपी, पहले तो फोटो स्टेट वाली बहुत बड़ी थी, हाँ। फिर मोदी की और HCL की ये छोटी पोर्टेबल मशीन्स आने लगी। ओके। तो मैंने पोर्टेबल मशीन खरीदी। तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोगों का बहुत यू टर्न हुआ। मतलब वो पॉइंट से मैंने जो स्टॉक की इन्वेंट्री थी उसकी ज़ेरॉक्स करने शुरू कर दी। अच्छा। तो अब मेरे पास एक ID कोड प्लस फोटोग्राफ के साथ स्टॉक की डिटेल आ गई। ओके। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब जो आप चीज़ें बता रहे हैं वो एक तरह से कि जो एक अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस था उसको आप ऑर्गेनाइज आपने कर दिया। तो तो बहुत अब ही वो अच्छी उससे चीज़ है। क्या हो गया कि मेरे स्टाफ की जो कमियां थी वो पकड़ में आने लग गई, मेरी जो कमियां थी वो पकड़ में आने लगी, लीकेज रुक गया, मेरे प्रॉफिट्स बढ़ने लग गए। तो मेरे सामने जो बिल्कुल नया चैलेंज था दैट वाज द मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, लखनऊ में कुछ बनता नहीं था। लखनऊ में लखनऊ की डिज़ाइन बनती थी, राजकोट में राजकोट की डिज़ाइन बनती थी। तो मैंने ये सब मैन्युफैक्चरिंग लाइन में फिर मैं गया, वहाँ कारखाना सेट करना, कारीगरों को पकड़ना, ये सबको बैठाल करके फिर अपना मेटेरियल दे के करना। तो उसके लिए डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये ज़ेरॉक्स मशीन की जो मैं आपसे बात कर रहा था, उसने हमको उससे बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि मेरे पास सारे जो जितनी भी डिज़ाइंस आती थी सबका मेरे पास फ़ोटो में और डिजिटल एक वो था। तो इसमें आपके लिए क्या चैलेंजेस थे और आपने उसको कैसे पूरा किया? देखिए, चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। क्योंकि जो है ना, मतलब हमारे लिए जो है ना चलते हुए घोड़े पे बैठना था। इट वाज नॉट कि वो घोड़ा रुकेगा, आपको बैठना सिखाया जाएगा फिर करेंगे। वो एक स्पीड पे चल रहा है घोड़ा, आपको उस पे ऑटोमेटिकली बैठना सीखना है। तो आपके पास फेल होने की जो है ना मतलब स्कोप बहुत कम होता है। जो हमारे ग्रैंडफादर से मिला है, तो उसके लिए जुगल किशोर फर्म की एक्सपेक्टेशन इज लिंक्ड विद माय ग्रैंडफादर। तो अगर वहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं रहती है तो फिर मन में आता है यार, वो देखो वो इतना अच्छा काम कर रहे थे लेकिन बच्चे संभाल नहीं पाए। एंड सारे जितने भी बिजनेसेस एंड गुडविल जो है ना वो परसेप्शन पे बहुत जो है ना चलते हैं, क्योंकि व्यवहार एंड परसेप्शन ये हैंड इन हैंड चलते हैं। ज्वेलरी बिजनेस में ये रहता भी है कि ट्रस्ट एंड ज्वेलरी बिजनेस गो हैंड इन हैंड। दैट इज वेरी ट्रू। जब तक आप पे या आपकी फैमिली पे वो ट्रस्ट नहीं करेंगे वो आपसे नहीं मतलब खरीद नहीं पाएंगे। देखिए, ट्रस्ट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है ना जो आप अपने जीवन के खुशी के मौके पे ही लेते हैं और आपके साथ बहुत दिनों तक रहती है। और ये पहचानना चाहिए कि आपका फैमिली बिजनेस का सक्सेसफुल होने के की कारण क्या है। ये कारण पे जब आपका फोकस रहेगा तो आई एम श्योर कि जो है ना आपका बिजनेस साइकिल्स के हिसाब से बढ़ता घटता रहेगा, लेकिन आप कभी भी जो है ना मतलब रिडंडेंट नहीं होंगे मार्केट में। दैट वाज वेरी इंसाइटफुल। बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई हमको। एंड डेफिनेटली आप तीनों ही लोगों से हम लोग को बात करके बहुत सारी नई चीज़ें ज्वेलरी बिजनेस के बारे में पता चली है। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड थैंक यू फॉर joining us on our show. Thank you.